नमस्कार। जैसा मैंने कल बताया था कि बृज बिहारी प्रसाद जी की जो उस समय मंत्री थे, उनकी पीजीआई कैंपस में हत्या हो गई थी। उसके बाद ये लोग सब लखनऊ चले आए। इसमें एक भूल सुधार करनी थी कि ये हत्या 13 जून 1998 को हुई थी। किसी दूसरी घटना की तारीख कल मैंने बता दी थी। देखिए, मैं बार बार कह रहा था कि 26 मई को कुणाल की किडनैपिंग करने के बाद उसको छिपाने वाले स्थान पे रख के, दो लोगों को छोड़ के वो बात करना शुरू ही कर रहा था, तभी सूरज भान का बार बार फ़ोन आ रहा था कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तुरंत पहुँचो। और इसीलिए लोग भाग के गए वहाँ, इनको ब्रीफ़ किया गया और फिर वहाँ उन्होंने उस अस्पताल में, मैं पीजीआई बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि पीजीआई जैसे लखनऊ में हम पीजीआई ही कहते हैं, बट उसका नाम संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट करके है। ऐसे ही आईजीआईएमएस कहते हैं उसको पटना में, जो उसका असली नाम है। कल किसी ने इस पे कहा था साहब पीजीआई नहीं, हमारे यहाँ आईजीएमएस है। वैसे ही उस समय एक साथ ये खुले हुए संस्थान हैं, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, उसका भी नाम कुछ और है, पीजीआई लखनऊ का। इसी तरह उसको यहाँ डॉक्टर्स के पार्लेंस में, मेडिकल के पार्लेंस में उसको पीजीआई पटना ही कहा जाता है। सबसे अच्छे इलाज या सबसे अधिक सुविधा युक्त जो सरकारी अस्पताल है, वही है जहाँ परिसर में इसकी हत्या हुई थी। ये हत्या राजनीतिक रूप से और क्राइम के लिहाज से बहुत गंभीर हत्या थी, बहुत बड़ी हत्या थी। इसमें कुल 9 लोग नामजद हुए थे, जिसमें 2 विधायक थे, राजन तिवारी और मुन्ना शुक्ला उस समय विधायक थे। उस समय विधायक थे या बाद में विधायक हुए, बट जब ये मुकदमा चल रहा था उसमें इन 2 विधायकों का जिक्र था। उसमें सूरज भान भी थे, सूरज भान का भतीजा ललन सिंह भी था, मुकेश था, शशि राय थे, कैप्टन सुनील सिंह थे, राम निरंजन चौधरी थे। बड़ा मुकदमा था और 12 अगस्त 2009 को निचली अदालत ने इसमें सभी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद फिर 24 जुलाई 2014 को हाई कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। स्वर्गीय श्री बृज बिहारी प्रसाद जी की पत्नी, जो वर्तमान में शिवहर से सांसद हैं, वो इसको परसू करती रहीं। वो जिसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण की सबसे अच्छी उदाहरण है कि उन्होंने इसको अनवरत परसू किया अदालतों में, और संभवतः ये सुप्रीम कोर्ट में इस समय अपील में, या जो भी सुप्रीम कोर्ट में इस समय होगा। मैंने जो कुछ भी इस घटना के बारे में बताया, उसमें अदालत में क्या था, आईओ ने इसमें क्या, किसका बयान लिखा था, किसकी रिपोर्ट लिखी थी, कैसे इसका ट्रायल हुआ, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने सिर्फ उतनी बात बताई जो शिव प्रकाश से, चूँकि ये रिलेटेड था, और उस समय हम लोग शिव प्रकाश का पीछा कर रहे थे, बिल्कुल जिसको कह रहे थे कि हम हर स्तर से उसका पीछा कर रहे थे, बहुत परेशान थे, पूरी पुलिस परेशान थी। इस घटना के बाद से बिहार पुलिस ने भी इसका पीछा करना शुरू किया, ताबड़तोड़ इनके स्थानों पे, क्योंकि ये वहाँ के समीकरण को बदलने वाली घटना थी। आप जानते हैं बिहार में जो तत्कालीन आज से 25 साल पहले जो हालात थे, वैसे ही कुछ हालात पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी थे, और बाहुबलियों का बहुत ज़माना था, और वो बाहुबली एक एक करके सब राजनीति में आ गए थे, और उनको देख के या उनको अपना आदर्श मान के बहुत ढेर सारे लोग जो राजनीति में आने के इच्छुक थे, उनको ये रास्ता शॉर्टकट लग रहा था कि आप 2-4 बड़े मर्डर कर दीजिए, राजनीतिज्ञों के कर दीजिए, बड़े व्यवसायियों के कर दीजिए, हल्ला गुल्ला हो जाए, तो आपकी पहचान बनेगी और आप राजनीति में, किसी भी राजनीतिक पार्टी के थ्रू आप राजनीति में आ जाएंगे। तो ये उसका उस घटना का बैकग्राउंड था। उसके बाद शिव प्रकाश और उसकी टीम वहाँ से लौट आई। वहाँ बिहार पुलिस से भी मुठभेड़ हुई सूरज भान के पैर में गोली लग गई। ये लोग उसे लिए भाग रहे थे और पुलिस परेशान कर रही थी। ये उसको लेके लखनऊ नहीं आ सकते थे, लखनऊ का प्रोग्राम बनाया, ये गोरखपुर नहीं जा सकते थे। इलाज के अभाव में धीरे धीरे जहाँ उसको गोली लगी थी सूरज भान को, वो स्थान कॉम्प्लिकेट होता जा रहा था।
फिर किसी तरह ये इसको इलाहाबाद ले गए। उनके साथियों में धीरेन्द्र के कोई फुफेरे भाई थे, डॉक्टर अनिल सिंह, जिनका सिटी हॉस्पिटल था, उनसे बात करके वहाँ ले जाके उसे भर्ती कराया, जहाँ उसके घाव में, जहाँ उसकी गोली लगने के घाव में काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी पता लग गया कि सूरजभान यहाँ आया है। बिहार पुलिस ने सूचना हम लोगों को दी। वहाँ रेड हुई, लेकिन रेड होने के थोड़ी देर पहले ही या तो पता लग गया या उसको नेचुरल कोर्स में जाना था, सूरजभान वहाँ से भी भाग गए। अब धीरे धीरे पुलिस, बिहार पुलिस भी और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ भी उसके ऊपर धीरे धीरे शिकंजा कस रही थी। ऐसे में एक घटना और हुई, जब ये लोग भाग के वहाँ से लखनऊ आए, तो उस समय ये बिल्कुल, जिसको ये कह रहा था, जो ये बार बार अपने कन्वर्सेशन में कहता था, कि वो कहता था कि अब मैं अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह हूँ। अखबार वालों को बहुत फ़ोन करने लगा, छोटी मोटी घटनाएं भी अगर होती थीं उसको ऑन करने लगा कि ये मैंने किया है, मैं इसको मारूंगा, मैं उसको मारूंगा, इस तरह की बातें। कुछ अखबार वाले जिन्होंने किसी दूसरे लाइन पे या किसी दूसरे गैंग को, किसी दूसरे को बताने की या खोलने की कोशिश की, उनको धमकाया भी, लेकिन किसी की उस समय हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई कहीं उसकी शिकायत करे, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं वो कर रहा था, जिस तरह से दहशत पैदा कर रहा था, उसको देख के किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो इसे सनक सवार हुई। आर्मी वाली जो जोंगा जीप होती है, पूरी खुली हुई होती है, आगे पीछे से आर्मी कलर में होती है, इसको इसने वहीं गोमती मोटर्स में पेंट करा के सब उसको ठीक ठाक कराया था, और वो लेके निकलने लगा। ये उसी ओपन जोंगा जीप से हज़रतगंज, अमीनाबाद, गोमती नगर यहाँ घूमने लगा। अरुण कुमार साहब बार बार ये कहते थे कि देखो, ये घूम टहल के कहीं भी जाए वो यहीं आएगा, और उनकी बात सही भी हुई थी। पहली बार 6-7 दिन तक हम लोग लगातार स्कूलों में लगे रहे और ये इम्प्रेशन देते रहे कि नहीं, इस समय नहीं है वो, लेकिन तभी उसने उपेंद्र विक्रम सिंह सहित 4 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी। तो इसलिए अब ये साहस नहीं कोई जुटा पा रहा था कि नहीं साहब वो नहीं है। और जब भी इस तरह की कोई सूचना आती थी तो उस पर बहुत ही सीरियसली हम लोग विचार करते थे। फिर यही सूचना आई जब ये वापस लौट के यहाँ से गए कि ये लखनऊ में फिर देखे गए हैं। फिर वही पूरे शहर में जो जो इलाके में ये देखे जाने की सूचना होती थी, उसको बांट के हम सारे लोग, जो हम थे, सत्येंद्रवीर सिंह साहब, तेवतिया साहब, अविनाश मिश्रा, मालवी, ओपी त्रिपाठी, जितनी टीम थी सबके पास अब गाड़ियाँ भी हो गई थी। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से और शहर में जो जगह जगह रुक के आने जाने वालों पर नज़र रखने की कोशिश ये करते थे कि ये सबको पता था कि जहाँ भी होंगे ये 3 ही होंगे, 3 से अधिक चौथे आदमी को कभी लेके ये चला नहीं, और सामान्य रूप से खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है। एक दिन की बात है कि जो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन का ऑफिस है गोमती नगर में, गोमती बैराज जैसे ही आप क्रॉस करेंगे हज़रतगंज से आते समय, तो बाएं हाथ की तरफ प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन का ऑफिस है, और वहीं पर एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पे हम लोग गोमती नगर क्षेत्र देख रहे थे। बैराज क्रॉस करने के बाद उधर हज़रतगंज का इलाका था, उधर सत्येंद्रवीर सिंह साहब थे। पॉलिटेक्निक चौराहे से घूमते हुए जब बैराज तक पहुँचे तो ये हुआ अब इसको वापस ले चलते हैं, और हम लोग इधर विवेक खंड और विराट खंड में एक बार चक्कर लगा लेते हैं। हमारी नज़र सिर्फ आने जाने वाली गाड़ियों पे थी। मैं था और हमारे 2 कमांडोज थे उसमें, और एक पहचान करने वाला व्यक्ति भी तो उसी में था। पेट्रोल पंप से गाड़ी को घुमाने की, क्योंकि बहुत हैवी ट्रैफिक उस पर आता है, तो पेट्रोल पंप से गाड़ी घुमाने की गरज से हम लोगों ने पेट्रोल पंप के सामने जो छोटा सा एक पार्क सा बना रहता है, जहाँ उस पेट्रोल पंप के पहचान वाली किस कंपनी का है बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, उसी से जैसे ही घुमाने के लिए, मैं जिप्सी में था, पुलिस की जिप्सी थी नीले रंग की, और सादे में थे सारे लोग, कमांडोज भी सादे में थे। जैसे ही वो मुड़ी पेट्रोल पंप में जो मशीन लगी होती है तेल डालने की, तो उसकी रोशनी सीधे एक ओपन जोंगा पे पड़ी, जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था, एक नीचे खड़ा हुआ था, एक पीछे बैठा हुआ था।
साथ में पहचान करने वाला जो व्यक्ति था वो एकदम अचानक सीट के नीचे घुस गया। मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने पूछा क्या बात है, क्या बात है। उसकी जैसे घिघी बन जाती है, घिघी बन गई। इतनी देर में वो जो सामने जोंगा गाड़ी पे जो लोग थे उन्होंने एकदम बिजली की सी फुर्ती में उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट किया। नोज़ल उस समय पड़ा हुआ था उनके पेट्रोल टैंक में, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए भी, और तुरंत बैक किया। और वहीं से, क्योंकि हम लोग उसी तरफ अपनी दाहिनी तरफ ही मुड़ के और जा रहे थे, बाईं तरफ से घुसे थे पेट्रोल पंप में, दाहिनी तरफ मुड़ के जा रहे थे, वो भी दाहिनी तरफ ही सीधे भागा। पानी बहुत तेज़ बरस रहा था। तब तक मैंने पूछा कौन है ये, भागा कौन? तो उसने कहा कि भैया श्री प्रकाश शुक्ला था ये। उसके बाद पीछा करना शुरू किया हम लोगों ने। थोड़ी देर तक तो जो बैकलाइट होती है लाल वाली, उसको देख के हम लोग चलते रहे, लेकिन पानी इतना कस के बरस रहा था कि सामने थोड़ी देर में वो लाल बैकलाइट भी गायब हो गई। आगे जाके हम लोगों ने सत्येंद्र सिंह साहब को सबको बताया कि साहब ये पहचान के बता रहा है कि ओपन जोंगा जीप है जिस पे ये तीनों हैं और अभी देखे गए हैं। चारों तरफ से घेरा गया। अच्छा, वहाँ जैसे ही वो करीबन 50 मीटर जाने के बाद बैकलाइट उसने बंद की। गाड़ियों का इतना हैवी ट्रैफिक उस पर रहता है कि ये पता करना मुश्किल हो गया। भागे हम लोग भी उसी स्पीड से, लेकिन वो कहाँ मुड़ गया, कहाँ घुस गया, पता नहीं लगा। सारे लोग इकट्ठा हुए, सब लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पूरी रात हम लोग वहाँ चलते रहे। लेकिन ये ओपन जोंगा जीप के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, कहाँ खड़ी होगी सड़क पे, क्योंकि सड़क तो लगभग गोमती नगर में कोई सड़क, कोई गली ऐसी नहीं बची, क्योंकि व्यवस्थित बसा हुआ है गोमती नगर, इसलिए वहाँ ढूंढने में बहुत दिक्कत नहीं थी। कहीं बाहर इस तरह की कोई गाड़ी, जितनी कवर्ड गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी, पानी की वजह से लोग अपनी गाड़ियों को कवर, उन सबको भी उठवा के देखा गया, लेकिन इसका गाड़ी का कोई पता नहीं लगा। सवेरे फिर हारे थके मायूस सब लोग इकट्ठा हुए। फिर वही ज्ञान की गंगा उड़ेलने वाले कि साहब ऐसे किया गया होता, तुरंत बता दिया गया होता, आगे फलां जगह बैरियर गिरा दिया गया होता, जो बातें होती हैं पुलिस में, और ठीक से देखा नहीं, आखिर कहाँ चला जाएगा, बाएं दाएं दो ही तरफ जाने के रास्ते हैं, इस तरह की बातें। खैर सुनता रहा मैं भी, और निकल गया था, जैसे पहले भी निकल चुका था तो निकल गया। लेकिन उससे एक बात ये समझ में आ रही थी कि हम लोग अब कहीं न कहीं नज़दीक पहुंच रहे हैं। वहाँ से श्री प्रकाश, उसका जो अपना, उसने एक नया घर लिया था। एक घर के बारे में तो हम लोगों को पता लग गया था, जहाँ से वो जिप्सी बरामद हुई थी, तमाम चीज़ें और बरामद हुई थी, कागज़ पत्तर बरामद हुई थी। एक उसने नया घर लिया था गोमती नगर में ही, बड़ा घर था, और उसी में बड़ा सा गेट था, उसी के भीतर इसने खड़ा करके उसको कवर कर दिया था। उस समय उसके बाप भी वहीं थे। फिर वहाँ वो गाड़ी खड़ी करके दूसरी गाड़ी से वो रात में ही ये तीनों नेपाल निकल गए। 2-3 दिन बाद नेपाल से फिर उसने लोगों को फ़ोन करना शुरू किया, व्यवसायियों को, नेताओं को, और इस बार उसने पुलिस वालों को भी फ़ोन करना शुरू किया। इस बीच में जिससे जिससे पैसे की वसूली की गई, उससे तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन व्यापार मंडल के नेताओं पर दबाव बनाने लगे लोग कि साहब देखिए, व्यापारी मारा जा रहा है, व्यापारी लूट रहा है, व्यापारी की किडनैपिंग हो रही है, इस तरह की बातें हो रही हैं, और हम पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स यूपी की, कल्याण सिंह साहब मुख्यमंत्री, और तब ऐसे एक आदमी के विरुद्ध एक आदमी को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। सबका अपनी तरह से कहने का नज़रिया था, सब लोग अपने अपने शब्दों में कह रहे थे, लिख भी रहे थे। और फिर वही है, निकलना और किसी अधिकारी के सामने पड़ना, किसी व्यापारी के सामने पड़ना भारी पड़ रहा था। इसी बीच में व्यापारियों ने एक आंदोलन की चेतावनी भी दी। पूरा हजरतगंज जाम किया गया। व्यापारी नेता बनवारी लाल कंसल जी थे, उनके आह्वान पे सब इकट्ठा हुए, बाज़ार बंद हुआ। फिर वही हुआ, जब बाज़ार बंद हुआ तो फिर सरकार का दबाव, फिर डीजी साहब बुलाए गए, एसएसपी साहब हालांकि हमेशा डिफेंड करते रहे कि साहब आप देखिए ना हम लोगों ने क्या क्या किया है, बस एक आदमी की बात है, हम बहुत दूर नहीं हैं, हम जल्दी करेंगे, लेकिन अगर इस तरह से दबाव बनेगा तो ये मनोबल गिराने वाला है, ये बहुत परेशान करने वाला है। कोई सब 24 घंटे काम कर रहे हैं, सब कॉम्पिटेंट लोग हैं। अब हम धीरे धीरे नज़दीक पहुंच रहे हैं, लेकिन पब्लिक को या जो भी ऊपर बैठे हुए लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं या
पुलिस के अपने अधिकारी हैं, उन्हें रिजल्ट से मतलब है। आप कुछ भी बताइए कि साहब आनंद पांडे को मार दिया, ये कर दिया, यहाँ पता लग गया, वहाँ पता लग गया, गाड़ी बरामद कर ली, AK-47 रिकवर कर ली, हमारा एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया लेकिन उनका भी एक आदमी हमने मार दिया, AK-47 कार्बाइन रिकवर हुई, इतना काम हुआ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इधर इस दबाव के बाद जब व्यापार मंडल के लोगों ने बहुत दबाव बनाया तो परेशानी जैसी होनी थी। फिर कंसल को भी इसने फ़ोन किया और जो उसकी आदत थी जिस तरह से कुंडली निकलवा के फ़ोन करने की, कंसल जी भी एकदम बिल्कुल डर गए। कुछ दिन के लिए कंसल जी बम्बई चले गए। व्यापारियों को भी अंदाज लग गया कि क्या हुआ होगा। फिर ये दुगने वेग से व्यापारियों को परेशान करने लगा। खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं था। अरुण कुमार साहब, जैसा मैंने बताया, बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर थे। इन्होंने कहा कुछ नहीं है, ठीक है, जो लोग आपको बताते हैं आपको फ़ोन नंबर लीजिए और टीम में भेजिए, कुछ तो मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो कहीं से फ़ोन कर रहा है उसके बारे में। PCO पे जाइए, हुलिया ही पूछिए उसको, कौन सी गाड़ी से आया था ये पूछिए। इस बीच में लगातार ये नंबर नेपाल के मिल रहे थे। एक टीम को गोरखपुर में ही स्टेशन कर दिया गया। 3-4 दिनों के टेलीफोन कॉल अलग अलग नेपाल के PCO के नंबर मिले। गोरखपुर से ही पूरी टीम को भेजा गया कि जाइए सारे नंबर वेरीफाई करके आइए। एक ही आदमी है, अलग आदमी है, दूसरा कोई तो नहीं कर रहा है। वो टीम पहुंच गई और वहाँ पर एक एक PCO पे जाके सब हुलिया मैच करने के लिए लगभग सभी ने एक ही तरह की बात बताई। एक PCO जिस पे 3 बार फ़ोन किया गया था, 3 दिन से लगातार फ़ोन किया गया था, उससे भी बात की गई, उससे पूछा गया, उसने हुलिया बताया, उसने नंबर बताया किससे किससे। उसमें तमाम नंबर और मिले। जैसे किसी एक व्यापारी ने बताया कि इस नंबर से फ़ोन आया है, और जब टीम वहाँ PCO पर पहुँची तो वहाँ बताया कि साहब हम पुलिस वाले हैं, लोकल पुलिस की असिस्टेंस से पहुँची तो उन्होंने बताया कि हाँ साहब वो आया था, उस समय उसने एक व्यक्ति आया था जिसने इस नंबर पे बात की, इसके अलावा इन 3 नंबरों पे भी बात की। तो इस तरह से वहाँ ढेर सारे नंबर मिल गए। लेकिन इसी समय ऐसा हुआ कि श्री प्रकाश फिर अगले दिन उनमें से ही एक PCO पर पहुँच गया। फिर उसी नंबर को उसने दिया तो उसके जो PCO का संचालक था, PCO पे जो बैठा हुआ था, उसने कहा कि साहब ये नंबर आप करते हैं और कल मुझे पुलिस ने बहुत तंग किया। एकदम से चौंक गया शिव प्रकाश। पुलिस ने तंग किया? कौन आया था? उसने बताया साहब इस तरह के थे, सादी वर्दी में थे और हमारे जो यहाँ लोकल सिपाही हैं वो उनको पता बताने आए थे और उन्होंने सारे नंबर नोट किए और पूछ रहे थे आप कौन सा T-शर्ट पहने थे, क्या थे, ये सब पूछ रहे थे। शिव प्रकाश एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुका। वहाँ से लौट के सीधे होटल गया। होटल में इसने सुधीर और अनुज को बताया कि भाई अब तो गजब हो गया, ये यहाँ PCO भी सेफ़ नहीं रह गया। ये बार बार अभी 4 दिन हुआ वहाँ पीछा किया, मेरे लिए बताया, मेरा नाम लेके कि उसने पीछा किया। ये तो बच ही गए वहाँ, वरना गोली ज़रूर चलती वहाँ पर और भी सड़क पर चलती। ये हमारे घर तक पहुंच गए, हमारी जिप्सी इन्होंने बरामद कर ली, तमाम चीज़ें बरामद कर ली। ये मोकामा तक पहुंच गए। मोकामा में एम्बेसडर हमारी ले ली इन्होंने, RK सिंह वाली पिस्टल ये ले गए, वहाँ भी तमाम इन्फॉर्मेशन इनको मिल गई। ये धीरे धीरे करके नज़दीक आते जा रहे हैं। ये कौन आदमी हो सकता है, कौन इतना नज़दीक आदमी है जो हमारे हर एक्टिविटी की खबर दे रहा है? शिव प्रकाश अब भी मानने को तैयार नहीं था कि उसके नंबरों से, क्योंकि वो कहता था कि मोबाइल फ़ोन को ये कुछ नहीं कर सकते, हम चलते चलते फ़ोन से बात करते हैं, कॉल शुरू करते हैं, कॉल ख़त्म करते हैं, इस बीच में 20 किलोमीटर हम लंबा सफ़र तय कर लेते हैं। पुलिस कहाँ ढूंढेगी मुझे? इन 20 किलोमीटर में कहाँ हमको देख लेगी? अब धीरे धीरे उसके मन में ये शक होने लगा था कि ऐसा तो नहीं कि अनुज या सुधीर में से कोई हमारे बारे में, क्योंकि बार बार अनुज और सुधीर को इस बात का अफसोस होता था कि आनंद मारा गया, और अनुज और सुधीर को भी ये शक होता था कि ऐसा लगता है कि ज़रूर, क्योंकि ये बराबर अखबार वालों को फ़ोन करके कहता था कि मैंने आनंद को मरवा दिया, हमसे अलग होने वाले, हमसे बगावत करने वालों की खैर नहीं है, इस तरह की बातें वो करता था।
उसको जब थोड़ा थोड़ा शक हुआ तो उसने कहा कि अब इसी समय यहाँ से सामान सब ला दो और हम लोग यहाँ से चलते हैं। हम भी वहाँ से फ़ोन करते हैं विराटनगर से या काठमांडू से, पुलिस वहाँ तक भी पहुँचने लगी। तो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हम फ़ोन करें तो पुलिस को वहाँ पहुँचने में कम से कम 2 दिन लगे, और हम 1 दिन से अधिक कहीं नहीं रुकेंगे, ये हम तय कर लेते हैं और हम यहाँ से चलते हैं। अनुज सुधीर को ये बात बहुत ज़्यादा क्लिक नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी। बोले भैया ऐसे तो जहाँ चलेंगे वहीं पहुँचेगी, 2 दिन बाद सही, 1 दिन बाद सही। लेकिन वो इतना डरा देता था उन दोनों को, प्रभावित कर देता था इन दोनों को, कि उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो अभी जो 2-3 दिन से वो इतना कर रहा था कि अब तो पूरा लखनऊ हमारे कब्ज़े में हो गया, उत्तर प्रदेश में हमारे कब्ज़े में हो गया, हम जो चाहेंगे वहाँ होगा। और उधर बिहार में सूरजभान ने भी अपने सभी विरोधियों को एक एक करके मार दिया। तो उसे अब कोई बहुत डाउट नहीं था 3-4 दिन पहले तक। लेकिन फिर वो 3-4 दिन में जब ये 2 घटनाएं हुई, उसको उसकी गाड़ी का पीछा हुआ और दूसरा पीसीओ तक पुलिस पहुंच गई, तो वो फिर थोड़ा सा, खैर इन लोगों ने सामान तुरंत वहाँ से लाद दिया अपनी गाड़ी में और वहाँ से बोले हम लोग बिहार चलेंगे, अब हम कतई किसी कीमत पे न गोरखपुर जाएंगे और न लखनऊ जाएंगे। ये बिहार वहाँ रक्सौल के बॉर्डर से क्रॉस होके अररिया पहुँचे। अररिया एक ज़िला है वहाँ। अररिया पहुँच गए, देर हो रही थी, शाम हो रही थी। अररिया में ये किसी होटल में इन्होंने चेक इन किया और वहाँ से उन्होंने रात में स्टे किया। सवेरे उठे और सूरजभान से बात की कि दादा इधर 15-20 दिन से कुछ जो बात हो रही है हमारे साथ वो बहुत अच्छी नहीं हो रही है। और फिर उसने बताया कि देखिए आपके यहाँ भी पहुँच गए, उधर आनंद को भी मार लिया, इधर कल परसों हमारा पीछा हो गया, कल हम जहाँ से पीसीओ से फ़ोन कर रहे थे पुलिस पीसीओ तक पहुँच गई। तो ये कुछ बहुत अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं और हमें अब कोई और रास्ता बताना, हम कहाँ कितनी दूर बात करें पुलिस वहाँ से। तो खैर सूरजभान ने उसको सांत्वना दी कि अभी यहाँ पुलिस वुलिस नहीं है, हो कहाँ तुम इस समय। तो उसने बताया भैया मैं वहाँ से निकला हूँ नेपाल से, मैं अररिया आ गया हूँ और मैं मोकामा नहीं रुकूंगा, आप कोई और जगह बताइए जहाँ सेफ़ हो और जहाँ हम लोग रुक सकते हो। थोड़ी दिन अब चुपचाप रहना होगा क्योंकि पुलिस जिस तरह से पीछा कर रही है और वो बहुत दिन तक छिप के रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सूरजभान ने कहा अच्छा ठीक है तुम लोग आ जाओ यहाँ पे, लेकिन अररिया में भी तुमको ध्यान हो मैंने एक काम बताया था। श्री प्रकाश ने कहा कि मैंने इसी के लिए फ़ोन किया था दादा कि जब आया ही हूँ तो क्योंकि अगर शांत बैठ जाऊँगा तो ये कहीं न कहीं फिर ढूंढना शुरू कर देंगे, इनको एक एक जगह पे उलझाते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तभी हम अपना काम कर पाएंगे। लेकिन शांत होकर बैठ जाएं। फिर उसने ये बताया कि साहब एक टीम बना दी है वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने और वो ऐसे 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 कर रहे हैं, इसमें 4-5 लोग हैं, ये दिन भर यही काम करते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हीं लोगों को कोई आदमी, हम में से हमारा आदमी कोई मुखबिरी कर रहा है और बहुत ही सटीक मुखबिरी कर रहा है। सूरजभान ने कहा कोई बात नहीं है, हम ऐसी जगह भिजवा देंगे जहाँ से किसी मुखबिर के किसी वहाँ पुलिस के पहुँचने का कोई मतलब ही नहीं है कि पुलिस वहाँ किसी भी तरह से पहुँच सकती है। फिर अररिया के काम पे फिर इनकी बात शुरू हुई। सूरजभान भी ये चाहते थे कि एक एक करके हमारे सभी विरोधी निपट जाएं। मैंने आपको बताया कि उसमें सबसे बड़ा जो उनके विरोधी थे, उनकी हत्या कराने के बाद छोटे मोटे और जो बचे हुए थे जो बार बार उसके कामों को प्रभाव डालते थे। ये बताया गया कि एक नेपाल से तस्करी का धंधा करने वाले एक आदमी है अररिया में और वो सूरजभान के आदमियों को, जो उनके समर्थक हैं या उनके लोग हैं और वहाँ से नेपाल से तस्करी का सामान, उस समय इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बहुत तस्करी नेपाल से हुआ करती थी, बहुत बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की और जो तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी तस्करी, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की हैं उनकी हुआ करती थी, जिसमें मोबाइल फ़ोन भी थे और रेडियो थे, ट्रांजिस्टर थे, छोटी टीवी थी, इन सब की बहुत बड़े पैमाने पे तस्करी होती थी। और ये तस्कर लोग अलग अलग बॉर्डर से, उत्तर प्रदेश जाने के लिए अलग बॉर्डर, बिहार जाने के लिए अलग बॉर्डर और वेस्ट बंगाल जाने के लिए अलग बॉर्डर का इस्तेमाल करते थे। तो इनके आदमियों को जो तंग करता था बार बार, तो उन्होंने कहा कि दादा आप किसी आदमी को बताइए, हमें वो आदमी को दिखा दे।
सूरजभान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम फ़ोन तो अब बंद कर दिया तुमने मोबाइल वाला, कैसे पता लगेगा? उन्होंने कहा दादा मैं भी आधे पौन घंटे बाद फिर फ़ोन करूँगा, कोई आदमी जो यहाँ का हो, जो आपका आदमी जिसको वो लोग तंग करते हैं उनको किसी को भेज दीजिए और हमें उसे पहचानवा दें, जब हम आए ही हैं तो वो भी काम कर लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। आधे घंटे फिर वहाँ से वो भागा और करीबन 15-20 किलोमीटर दूर जाके किसी एक पीसीओ पे, अब उसे पीसीओ पे पुलिस के पहुँचने का भूत लग गया था। उसको लगता था कि जैसे वो बाहर किसी को, सुधीर को खड़ा कर दिया उसने या अनुज को खड़ा कर दिया, भीतर पीसीओ पर छोटी बात करता था, फिर उनसे इशारा करता था कि निकल सकता हूँ। जब वो सिग्नल दे देते थे तो सीधे आके गाड़ी में बैठ के फिर वहाँ से आगे निकल जाता था। 1 घंटे के बाद फिर उसने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ऐसा है, घंटा घर के पास जूते की एक दुकान है, जूते की दुकान के कॉर्नर में एक लाल रंग की कॉमरेडी टोपी पहने हुए, गर्दन में अंगोछा लगाए हुए एक लड़का मिलेगा और चंदन उसका नाम है, वो आप मत जाइएगा उसके पास, उसको मैंने बता दिया है, वो आपके पास जाएगा और आप नाम पूछिएगा, अगर वो चंदन बता देता है गाड़ी में बैठा लीजिएगा और टारगेट के बारे में मैंने पूछा, टारगेट अभी घर ही पे है, आप उसके साथ चले जाइए और वहाँ अपने टारगेट को देख लीजिए। वहाँ पीसीओ से फिर वो घंटाघर की तरफ आया। घंटाघर में देखा वहाँ कॉमरेड लाल टोपी लगाए हुए एक आदमी खड़ा था। गाड़ी से ये थोड़ा दूर करके गाड़ी खड़ी की, वो आदमी खुद पैदल चला आया। बोले आप अशोक सिंह भैया हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं अशोक सिंह हूँ। आप उसने कहा मैं चंदन सिंह हूँ। उसने इशारा किया, अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वहाँ से अररिया जो टाउनशिप जो है, वो छोटा शहर है, वहाँ से क्रॉस करने के बाद आगे की तरफ उसने कहा साहब गाड़ी धीमी कर लीजिए। एक बहुत बड़ी सी मार्केट कॉम्प्लेक्स टाइप का था जिसमें ऊंचा सा चबूतरा बना हुआ था, उसमें एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ था। बच रहे होंगे सुबह के 10 बजे के आसपास की बात है और उसे 15-20 आदमी कुर्सियों पे बैठे हुए घेरे हुए थे। वो बीच में बैठा हुआ था, अंगोछा था, कुर्ता और लुंगी पहने हुए था। उसने कहा साहब यही आदमी है। श्री प्रकाश ने कहा अच्छा ठीक है। फिर उधर से लौटते समय एक बार फिर उसने कहा कि यही है, पहचान के बताया, अगल बगल वालों की पहचान बताई। उन्होंने कहा साहब ये बिल्कुल यही आदमी है। आगे जाके उसे थोड़ी दूर पे चंदन को वहाँ उतार दिया और श्री प्रकाश ने कहा कि इससे बढ़िया मौका नहीं है सुधीर से। बोले साहब चलिए वहाँ पहले तो असलहे लेने हैं, बैग अपना उठाना है वहाँ से होटल से, और बैग उठा के ये काम हम लोग करते हैं, फिर लौट चलेंगे। श्री प्रकाश ने कहा कि प्रॉपर चेकआउट करते हैं वहाँ से और सब सामान यहाँ रखते हैं, ये काम करते हुए तब आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं मिलता है तब भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम कहीं और रुकेंगे, क्योंकि हम यहाँ 3 पीसीओ का इस्तेमाल कर चुके हैं, पता नहीं ये सब सूंघते सूंघते कहाँ आ जाएं। ठीक ऐसा ही किया। होटल गए, अपना बैग गाड़ी में रखा और वहाँ से निकले। जो जगह थी उससे करीब 100 कदम पहले ही श्री प्रकाश ने कहा, श्री प्रकाश आगे सीट पे बैठा हुआ था, उसके ठीक पीछे सुधीर बैठा हुआ था। सुधीर को कहा कि तुम एके ले लो, शीशा नीचे कर दो, और ये पिस्टल अपने हाथ में लिए हुए था और अनुज गाड़ी चला रहा था। और अनुज से कहा कि तुम किसी भी कीमत पे कोई भी आगे आ जाए उसे तुम्हें चलते रहना है। और उस समय केवल 10 सेकंड के लिए गाड़ी वहाँ पर रुकना है। इसके पहले कि गाड़ी के रुकने पर किसी की नज़र पड़े, बर्स्ट फायर हमारा उस तक पहुँच जाना चाहिए। ठीक वैसा ही किया। वहाँ जहाँ वो बैठा हुआ था, वो लोग बैठे हुए थे, वहाँ गाड़ी 1 मिनट के लिए रुकी है और पीछे वाले सीट से शीशे के भीतर से एके का बस्ट सुधीर ने खोल दिया। श्री प्रकाश ने जो इधर उधर लोग थे उनके ऊपर गोली चलाई। 2 गाड़ियाँ भी वहाँ खड़ी हुई थी, तो उनमें से एक जो उस तरफ जिधर ये जा रहा था उस तरफ की तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी और कोई आदमी उसमें ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था। श्री प्रकाश ने उसे भी गोली मारी कि ऐसा न हो कि ये मेरे पीछे पीछे ये गाड़ी लेके चल दे। और फिर उसके बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। श्री प्रकाश ने पूछा कि क्या हुआ, लग गई थी? बोले भैया 30 में से कम 20-22 लगी होंगी बॉडी पे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इसके बचने का कोई सवाल नहीं। श्री प्रकाश वहाँ से बिल्कुल सीधे निकल गया। निकलने के बाद घूमते टहलते
फिर करीबन 50-60 किलोमीटर दूर जाके पीसीओ से सूरजभान से संपर्क किया और बताया कि अब बताइए मुझे कहाँ आना है। श्री प्रकाश को सूरजभान ने कहा, अच्छा तुम पटना पहुँचो। बोले दादा पटना नहीं आऊँगा, पटना आना ठीक नहीं है, मोकामा यही कोई जगह बताइए। उन्होंने कहा ठीक है मोकामा आ जाओ। ये लोग रात में वहाँ पहुँच गए मोकामा, और वहाँ फिर सूरजभान को सब बातें बताईं। अब ये अंदर से हिल गए थे, बिल्कुल बहुत परेशान हो गए थे कि ये बुखबिरी कहाँ से हो रही है, कौन हमारे बारे में बता रहा है, और ऐसे कितने दिन तक चलेगा। आगे का अब हम बहुत नज़दीक पहुंच रहे हैं, और अब इसके बाद श्री प्रकाश तक हम पहुंच जाएंगे। और उसके बाद भी जो एसटीएफ के बाद भी जिन और एसटीएफ में भी बहुत बड़े बड़े काम हुए। एसटीएफ में श्री प्रकाश के एनकाउंटर से पहले मुन्ना बजरंगी के साथ जो यतेंद्र गुजर था वो मारा गया था, मुन्ना बजरंगी को गोलियां लगी थी, उसका भी जिक्र करूंगा। और ये उसके बाद ही ये जो हमारा किस्सा गोई का ये सत्र है वो समाप्त करूंगा। शेष अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।